Hello everyone, I welcome you all to today's class. I am Shail, your educator on CSI Net Life Science category, and in today's class we will revise and you can ask your doubts as well on transcription and processing of RNA, as today is our concluding class on this topic, and from next class, that is tomorrow, we will discuss about the previous year questions, and in this way we will close this topic, and very soon we will start with translation, that is new topic we will start. So before that, let me see whether I am audible and visible or not. And in this way we will... Okay, I am audible and visible. So let me start. अभी तक YouTube पे मेरी 7 PM पे क्लास होती है और हम लोगों ने पढ़ा है DNA का स्ट्रक्चर, टोपोलॉजी ऑफ DNA, रेप्लिकेशन ऑफ DNA, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA, RNA प्रोसेसिंग. तो आज ट्रांसक्रिप्शन का जो एंड का पोर्शन है और प्रोसेसिंग ऑफ RNA, क्योंकि जहाँ पे मैंने रिवाइज करा दिया था उसके आगे के पोर्शंस को आज मैं रिवाइज कराऊंगी. आप मुझे डाउट्स भी पूछ सकते हैं. सो प्रोसीड करते हैं कि एक कोडिंग सीक्वेंस जो होता है, प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस जो होता है एक जीन का, उसको हम बोलते हैं वो है क्या. अगर एक जीन है, लेट्स सपोज ये एक जीन है, इसके अंदर अगर ये जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा देन वी विल गेट RNA मॉलिक्यूल. एंड ये RNA मॉलिक्यूल बेसिकली अगर मेजर टाइप्स की बात करेंगे तो mRNA, rRNA एंड tRNA है. mRNA से ही हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज जो प्रोटीन प्रोडक्ट है, वो mRNA से मिलेगा. rRNA और tRNA से हमें प्रोटीन प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है, और ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ही ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA बनते हैं. तो हमने ये पूरा प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, पूरा प्रोसेस पढ़ लिया था. इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन रिवाइज भी कर लिया था. जहाँ तक नहीं रिवाइज किया है वहाँ से आज रिवाइज करेंगे एंड आउट क्लियरिंग करेंगे. ठीक है. सो यहाँ पे देखा है कि जो कोडॉन्स है अमीनो एसिड के, RNA अगर है, लेट्स सपोज ये RNA है, तो हमारा AUG, GUG, UUU, UAA, लेट्स सपोज ये RNA मॉलिक्यूल है हमारा. तो यहाँ पे जो ये कोडॉन्स हैं, कोडॉन क्या होता है, तो 1 कोडॉन इज इक्वल टू अ सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स. तो यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज 1 कोडॉन, 2nd कोडॉन, 3rd कोडॉन, 4th कोडॉन. तो यहाँ पे 4 कोडॉन्स हैं एंड 1 कोडॉन इज इक्वल टू अ सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स. एंड ये जो कोडॉन्स हैं, दीज आर कॉन्टिजियस. यहाँ पे यही लिखा गया है, दीज आर कॉन्टिजियस. कॉन्टिजियस का मतलब क्या होता है कि इनकी बाउंड्रीज जो है दे आर लाइंग वेरी मतलब दे आर लाइंग नेक्स्ट टू ईच अदर. यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक कोडॉन है, ये दूसरा कोडॉन है. तो इन दोनों कोडॉन्स की जो बाउंड्री है दैट इज नेक्स्ट टू ईच अदर. फिर ये 3rd कोडॉन है, इसकी बाउंड्री यहाँ पे नेक्स्ट GUG के बगल में, इसकी बाउंड्री यहाँ है. सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन होने से जो RNA मॉलिक्यूल बनता है उसमें जो कोडॉन्स होते हैं दे आर कॉन्टिजियस. कॉन्टिजियस मतलब उनकी बाउंड्री एक साथ में लगी हुई है और जिस पैटर्न में उसको रीड किया जाता है दैट इज अ कॉन्टिजियस पैटर्न. AUG, GUG, UUU, UAA, अगर ऐसे आप पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे कॉन्टिजियस. लेकिन अगर आप इसको रीडिंग करने के टाइम में इस तरह से रीडिंग करते हैं, AUG, GUG, UUA, मतलब आप रुक नहीं रहे हैं. यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे AUG पढ़ा, मैं रुकी, क्योंकि AUG का मतलब है 1 अमीनो एसिड, GUG का मतलब है 2nd अमीनो एसिड, UUU का मतलब है 3rd, UAA का मतलब है 4th. तो जो मीनिंगफुल चीज़ें हैं वो 3 के सेट में है, एक एक सेट बना रही हैं. ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है. इसीलिए इसको बोला जा रहा है कॉन्टिजियस रिप्रेजेंटेशन. अगर यही आप बोलते हैं कि जैसे कि ABCDEFGH हम पढ़ते हैं, कंटिन्यूसली पढ़ते हैं, उसमें ऐसा कोई सेट नहीं है, तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूस. ठीक है. तो जो अमीनो एसिड्स बन रहे हैं इन कोडॉन्स की वजह से, वो कोडॉन्स कॉन्टिजियस है, दे आर नॉट कॉन्टिन्यूस, यही बोला जा रहा है. और यूकैरियोट्स के केस में जो RNA होता है दैट इज हैविंग स्प्लिट जीन. जो mRNA होता है, mRNA में इंट्रॉन्स हैं, फिर एक्सॉन्स हैं, फिर इंट्रॉन्स, इस तरह से चलता है. ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. तो यहाँ पे एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, इस तरह से mRNA होता है यूकैरियोट के केस में. लेकिन प्रोकैरियोट के केस में इस तरह से नहीं होता है.
प्रोकैरियोट के केस में पूरा mRNA जो है दैट इज मीनिंगफुल एंड ये पूरे mRNA से प्रोटीन बनता है। लेकिन प्रोकैरियोट के केस में क्या होता है, एक mRNA में सिर्फ एक प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन नहीं होता है। तो प्रोकैरियोट के केस में जैसे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ठीक है, प्रोकैरियोट के केस में जैसे ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये हमारा लेट्स सपोज प्रोकैरियोट का डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, इससे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, आरएनए निकल रहा है, एमआरएनए लेट्स सपोज। एट द सेम टाइम इसमें राइबोसोम्स लग जाएंगे एंड प्रोटीन भी बनने लग जाएगा। लेकिन और ये एक एमआरएनए से सिर्फ एक प्रोटीन नहीं बनेगा, एक से ज़्यादा प्रोटीन बनेंगे। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स वन एमआरएनए कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर मोर देन वन प्रोटीन। इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। लेकिन हमारे यूकैरियोट के केस में क्या होता है, एक एमआरएनए से एक ही प्रोटीन बनता है। मतलब ये जो एमआरएनए है इसका ट्रांसलेशन होने से सिर्फ एक प्रोटीन बनेगा। तो फिर इंट्रॉन क्यों है यूकैरियोट के केस में, या इंट्रॉन जब राजा गुड इवनिंग बेटा, तो यूकैरियोट के केस में इंट्रॉन क्यों है, प्रोकैरियोट के केस में इंट्रॉन क्यों नहीं है, ये एक क्वेश्चन आता है। देखिए ये सब हम पढ़ चुके हैं, आज सब डिस्कशन हो रहा है, एक एक करके मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूंगी, आप मुझे डाउट्स भी पूछ सकते हैं। सब कुछ आज वाइंड अप करेंगे ये वाले पोर्शन को, ताकि कल प्रैक्टिस कर सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन है और स्प्लाइसिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि क्यों प्रोकैरियोट्स के केस में इंट्रॉन नहीं है एंड क्यों यूकैरियोट्स के केस में इंट्रॉन है, और इंट्रॉन को हटाने के लिए इतना बड़ा प्रोसेस होता है, हम कल पूरा देखे थे, स्प्लाइसिंग होता है, इतने सारे स्प्लाइसियोसोम्स आते हैं, बहुत कुछ होता है। क्यों यूकैरियोट्स के केस में इतना एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करा जा रहा है, क्यों उनमें इंट्रॉन्स है, क्यों प्रोकैरियोट्स में नहीं है? तो इसका आंसर है प्रोकैरियोट्स के केस में एक तो जीन जो होता है या उनका डीएनए जो होता है दैट इज़ वेरी स्मॉल एंड सिंगल। प्रोकैरियोट्स के केस में दे हैव ओनली वन CCC डीएनए, कोवालेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए, उनका जेनेटिक मटेरियल सिर्फ ऐसा होता है। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में वी हैव लीनियर डीएनए, लॉन्ग, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल है। तो यूकैरियोट्स के केस में इंट्रॉन होने से प्रॉब्लम सॉल्व मतलब चलेगा, क्यों वो अलग बात है। लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में अगर इंट्रॉन हो जाएगा तो काम नहीं होगा, क्योंकि एक ही डीएनए है, तो उसके अंदर अगर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी होंगे तो फिर कैसे प्रोकैरियोट का सारा प्रोटीन उसके एक ही मॉलिक्यूल ऑफ जेनेटिक मटेरियल से बन पाएगा। इसके लिए प्रोकैरियोट्स के केस में जो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें इंट्रॉन नहीं होता है, यूकैरियोट्स में होता है। सेकेंड रीज़न, प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है, क्योंकि एक एमआरएनए से एक से ज़्यादा प्रोटीन बनते हैं तो उनके प्रोटीन प्रोडक्ट्स जो हैं उसका नंबर मेंटेन रहता है, भले उनके पास एक ही जेनेटिक मटेरियल का मॉलिक्यूल हो। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में क्योंकि एक एमआरएनए से एक ही प्रोटीन बनेगा, इसीलिए इंट्रॉन का होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इंट्रॉन्स के होने से ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे कि एक ही जीन से एक से ज़्यादा प्रोटीन बनाया जा सकता है, जो कि प्रोकैरियोट में होता है। प्रोकैरियोट में होता क्या है, एक ही एमआरएनए से एक से ज़्यादा प्रोटीन बनता है। आप याद कर सकते हैं, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का याद कीजिए, EDABC, यानी इससे एक प्रोटीन बनेगा, इससे दूसरा, इससे तीसरा, इससे चौथा, इससे पांचवा। 5 जीन थे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में एक ही एमआरएनए के ऊपर, 5 अलग अलग जीन थे, 5 अलग अलग प्रोटीन बन पा रहे थे। यूकैरियोट के केस में यही फंक्शन हो पाता है इंट्रॉन रहने की वजह से, क्योंकि यूकैरियोट के केस में एक एमआरएनए से एक ही प्रोटीन बन रहा है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रोटीन प्रोडक्ट्स के नंबर को इंक्रीज करने के लिए इंट्रॉन का रहना बहुत ज़रूरी है। कैसे? ये कल मैंने पढ़ाया था, वहीं पर रोका था, उसी से वो वाले पॉइंट को आज समझा के फिर हम रिवीजन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये एक एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है, ये एक एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है, ये एक एक्सॉन है। डन। ये इंट्रॉन का GUAAG है, ये दूसरे इंट्रॉन का GUAAG है। ठीक है, तो ये इंट्रॉन्स है। अब ये इंट्रॉन्स हटेंगे और ये एक्सॉन्स क्या होगा, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे स्प्लाइसिंग होने के बाद में। सो वी विल गेट दिस प्रोडक्ट 1 2 3। ये क्या है, हमारा एमआरएनए है, कंप्लीट है ना। इसका मतलब क्या है, इसमें सीक्वेंसेस होंगे कुछ, जैसे कि AUG GGG UUU कुछ होंगे, इस तरह से सारे सीक्वेंसेस होंगे, और फिर इस एमआरएनए का ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन बनेगा। एक एमआरएनए से एक ही प्रोटीन बनेगा। लेकिन
ये तो तब होगा ना जब नॉर्मल स्प्लाइसिंग होगी। मैं अभी बात कर रही हूँ इंट्रॉन्स के होने से ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं या ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग क्या है? ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का मतलब होता है कि जो नॉर्मल स्प्लाइसिंग है वो पाथवे यूज़ ना करके कुछ ऑल्टरनेट यूज़ करे। क्या? जैसे कि नॉर्मल स्प्लाइसिंग में क्या होगा, ये यहाँ अटैक करेगा, है ना, ये यहाँ अटैक करेगा और ये कट हो जाएगा ये इंट्रॉन और जुड़ जाएगा हमारे पास 1 और 2, है ना। ये तो नॉर्मल है। वैसे यहाँ पे भी ये यहाँ अटैक करेगा इस एंड पे और ये वाला ही एंड यहाँ अटैक करेगा और ये इंट्रॉन हट जाएगा, 2 और 3 एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। इस तरह से होता है नॉर्मल स्प्लाइसिंग। ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग में क्या होता है चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बना देती हूँ एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन। ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग में क्या होता है, यहाँ पे ए है, ये यहाँ पे अटैक करके ये यहाँ ना अटैक करके ये डायरेक्ट यहाँ अटैक करता है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, ये पूरा पोर्शन कट के हट जाएगा। यहाँ हट तो रहा है इंट्रॉन ही, लेकिन 2 इंट्रॉन के साथ में एक एक्सॉन भी बीच में से कट जा रहा है, जिस वजह से अब जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसमें 2 नहीं रहेगा, 1 और 3 रहेंगे, 2 एक्सॉन रहेंगे, ठीक है ना। देखिए एक ही mRNA से 2 प्रोडक्ट बन पाया कि नहीं, 1 2 3 एंड 1 3, है कि नहीं। और नया प्रोडक्ट और भी बनाते हैं, देखिए और अच्छे से बन जाएंगे, चांसेस बढ़ जाएंगे। 1 2 3 नॉर्मल होने से 1 2 3 खाली होगा। एक और अभी हमने देखा 1 3, अब एक और, हाँ ये दोनों चांसेस होंगे इस एक mRNA से। ऐसे ही सॉरी प्री mRNA से, ये एक प्री mRNA है ना। इस तरह से सोचिए, बहुत लंबा प्री mRNA है, बहुत सारे इंट्रॉन है, बहुत सारे एक्सॉन है, तो कितने सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। इसके लिए भी इंट्रॉन का होना बहुत ज़रूरी है। ये सब थ्योरीज है, हम ये सोच सकते हैं इस तरह से। तो यूकैरियोट्स में अगर इंट्रॉन होगा तो ये एक बेनिफिट बहुत बड़ा हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आइडिया। अब उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, ये मैंने कल समझाया था। यहाँ पे देखिए वही सेम प्रोसेस जो अभी मैंने बताया। ये ब्रांच पॉइंट है, इसने यहाँ अटैक किया, इसने यहाँ अटैक किया और 2 एक्सॉन्स जुड़ गए, इंट्रॉन बीच में से हट गया एक लैरिएट के फॉर्म में। इसको एक लैरिएट बोलते हैं। ऐसा लैरिएट क्यों बनता है, इससे फ़ायदा क्या है, तो ये इंट्रॉन वापस से जुड़ नहीं जाएगा, बैक स्प्लाइसिंग नहीं हो जाएगा। मतलब क्योंकि ये इंट्रॉन अगर समझ लीजिए ऐसा निकलता ना, ऐसा भी चांस था कि वापस से इसके अंदर जुड़ जाता। इसके लिए ये लैरिएट के फॉर्म में निकल जाता है ताकि फिर से बैक स्प्लाइसिंग ना हो सके। सो ये मैंने कल समझाया था आप लोगों को। अब मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बता दूं। अनअकैडमी इज़ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म टू क्रैक CSI नेट एंड यहाँ पे बहुत सारे इंडिया के टॉप एडुकेटर्स पढ़ाते हैं और मेरा कोड है शेल K10, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कोड यूज़ करेंगे तो आप मेरे बारे में, मेरी क्लासेस को अनलॉक कर पाएंगे, प्लस ये कोड यूज़ करने से आप बेनिफिट्स पा पाएंगे। और मैं यूट्यूब पे क्लास लेती हूँ 7 PM पे, वैसी ऐप में मैं क्लास लेती हूँ। अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप है, आपको पता होगा। इस ऐप पे मैं क्लास लेती हूँ, स्पेशल क्लासेस सारे एडुकेटर्स लेते हैं, मैं भी लेती हूँ। और क्योंकि लर्नर्स ऐप पे बहुत सारे फ्री प्रोडक्ट्स हैं, सो आई रिकमेंड कि आप इसे डाउनलोड करके उन फ्री प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। वो फ्री प्रोडक्ट्स क्या हैं, स्पेशल क्लासेस जो कि एब्सोल्युटली फ्री हैं और वो लाइव लिए जाते हैं। आप वहाँ पे डाउट भी पूछ सकते हैं, फ़ोन पे भी डाउट पूछा जा सकता है वहाँ पे। और ये फ्री प्रोडक्ट्स में आते हैं टेस्ट और क्विज़ भी आते हैं बहुत सारे ऑल इंडिया लेवल पे। आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और मैंने जो भी स्पेशल क्लासेस लिए हैं, मैं वहाँ पे स्पेशल क्लासेस लेती हूँ शाम को 5 बजे। और मैं वहाँ पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा रही हूँ जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेनिंजर से कंप्लीट कराया जा रहा है वहाँ पे। एंड इस वेडनेसडे को फिर वहाँ पे एक फेस्टिवल है, स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल, उसमें मैं बहुत सारा नया चीज़ बताने वाली हूँ। आप वहाँ पे आके मेरा कोड यूज़ करके शेल K10 ये कोड यूज़ करेंगे तो ही आप मेरी क्लासेस को अनलॉक कर पाएंगे। एंड ये कोड यूज़ करने से आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सो आप मुझे यूट्यूब पे देख सकते हैं, ऐप पे देख सकते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगती है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन 2 तरह की है, प्लस एंड आइकॉनिक। तो प्लस में ये बेनिफिट्स हैं एंड आइकॉनिक में ये भी हैं और ये भी हैं, दोनों बेनिफिट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लस और आइकॉनिक दोनों में क्लासेस एक जैसी होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, टेस्ट सीरीज होती है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल।
ये सारी चीज़ें आपको लाइफ प्लस और आइकॉनिक दोनों में मिलेंगी। लेकिन आइकॉनिक में इसके अलावा और एक फ़ायदा होगा कि आपको पर्सनल कोच मिलेगा, जो कि आपको पर्सनल लेवल पे डाउट क्लियर करके देगा, एंड आपको एक रिव्यू मिलता रहेगा बीच में कि आपकी स्टडी कैसे जा रही है, प्लस आपको प्लानिंग मिलेगी, टाइम टेबल मिलता रहेगा, और आपको बीच बीच में आपका टेस्ट होगा तो उसका रिजल्ट के ऊपर भी आपको स्टडी बूस्टर सेशंस मिलेंगे, और इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कराएंगे फ्यूचर में, एंड स्टडी मटेरियल बहुत सारे नोट्स भी मिलेंगे। ये सारे बेनिफिट्स हैं आइकॉनिक के, जो कि प्लस में नहीं है। सो लेट्स प्रोसीड। तो आप अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप डाउनलोड कर लेंगे, और उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में अपना गोल सिलेक्ट करेंगे CSI UGC नेट। फिर आप एक सब्सक्रिप्शन लेंगे, प्लस या आइकॉनिक दोनों में से एक चूज़ करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे प्राइस का टैग आ जाएगा, प्राइस का लिस्ट आ जाएगा। इस प्राइस के लिस्ट में आप ड्यूरेशन चेक कर लेंगे कि आपको कितने ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन चाहिए। उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन का ड्यूरेशन, जैसे कि यहाँ पे 6 मंथ्स को सिलेक्ट किया गया है, लेने के बाद में आप अपना पर्सनल प्रोफाइल को कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद में आप पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करने का ऑप्शंस यहाँ पे है बहुत सारे, आप 3 में से कोई भी ऑप्शन में पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे प्राइस लिस्ट है, ये प्लस का प्राइस लिस्ट है। 1 मंथ का है 2900 टोटल, 3 मंथ्स का है 6250 टोटल, 2083 पर मंथ। 6 मंथ्स का है 11600 टोटल, 1933 पर मंथ। 12 मंथ्स का है 14500 टोटल, 1208 पर मंथ, एंड 24 मंथ्स का है 20,000 टोटल, 833 रुपीज़ पर मंथ। कल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होगा ये यूट्यूब पे होगा, प्लस ऐप पे भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, और ऐप पे पोल के फॉर्म में प्रैक्टिस कराऊंगी। सो आप पोल के फॉर्म में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका रैंक कितना है, जितने बच्चे हैं आपने कितना टोटल स्कोर किया। तो आप कल की क्लास होने के बाद में या होने से पहले ऐप डाउनलोड करके मेरा कोड यूज़ करके इस क्लास को वेडनेसडे को करने का कोशिश करेंगे, जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कराऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्प्लाइसिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ आइकॉनिक के प्राइजेस हैं। 6 मंथ्स का है 18,000 टोटल, 3,000 पर मंथ। 12 मंथ्स का है 26,000 टोटल, 2,167 पर मंथ, एंड 24 मंथ्स का है 45,000 टोटल एंड 1,875 पर मंथ। यहाँ पे दोनों में आप मेरा कोड यूज़ करेंगे शेल के 10, तो इस कोड यूज़ करने से आप मेरी क्लासेस को तो अनलॉक कर ही पाएंगे, प्लस आपको 10% ऑफ मिलेगा, एंड आप EMI में भी पेमेंट कर सकते हैं। सो बग्स बाउंटी, अगर आपको किसी भी एडुकेटर की कोई भी बात इनअप्रोप्रिएट लगती है, कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है, कोई भी स्लाइड नहीं सही लगता है, यू कैन रिपोर्ट इट टू द अनअकैडमी बाय डाउनलोडिंग द डिस्क्रिप्शन द पर्टिकुलर फॉर्म फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो हमने अभी थोड़ी देर पहले स्प्लाइसिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रॉन्स देखा। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं रिवीजन के फॉर्म में। सो प्रोसेसिंग ऑफ RNA अगर देखा जाए तो प्रोसेसिंग ऑफ RNA के जो स्टेप्स हैं, सबसे पहला स्टेप है कैपिंग, सेकेंड है स्प्लाइसिंग, ठीक है, देन है टर्मिनेशन, ठीक है, नहीं, देन है टेलिंग, देन है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये सब यूकैरियोट्स की बात हो रही है। इससे पहले के पोर्शंस को मैंने रिवाइज भी करा दिया है, प्रैक्टिस भी करा दिया है, मैं उसके आगे का करा रही हूँ। सो प्रोसेसिंग ऑफ RNA इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, फर्स्ट है जो होता है कैपिंग, सेकेंड उसमें होती है स्प्लाइसिंग, थर्ड होती है टेलिंग, एंड टेलिंग होने के बाद जाके टर्मिनेशन होता है। तो टर्मिनेशन तभी होगा जब टेलिंग होगी। तो ये ओवरऑल एक आइडिया है पूरा प्रोसेस का। हम डायग्राम के फॉर्म में देख लेते हैं। यहाँ पे कैपिंग का पूरा प्रोसेस है। कैपिंग में आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मॉडिफाइड ग्वानाइन को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ रिविजन चल रहा है। मॉडिफाइड ग्वानाइन को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्वानाइन है, ये शुगर मॉलिक्यूल है, दिस इज अवर ग्वानाइन, एंड ये ट्राइफॉस्फेट है। सो दिस इज अवर DGTP, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड या डीऑक्सी ग्वानिडाइल ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे है हमारा। क्योंकि आपको पता है साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, तो सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स है दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइफॉस्फेट्स, है ना। और ये हमारा RNA मॉलिक्यूल है। एंड आपको पता है कि जब भी ट्रांसक्रिप्शन होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, तो जो पहला होता है RNA का जो पहला न्यूक्लियोटाइड होता है वो भी ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में रहता है। ये आपको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, एक बार दिखाती हूँ कैसे। ये देखिए, ये DNA है, लेट्स सपोज DNA का 5 प्राइम 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड, ठीक है। ये हमारा जीन है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है, ये जीन है इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, है ना। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम है।
आपको पता है 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला ही हमारा सीक्वेंस है, डीएनए है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो 3 प्राइम से 5 प्राइम का ट्रांसक्रिप्शन जब होगा तो हमें आरएनए मॉलिक्यूल ऐसे मिलेगा, प्री आरएनए बोल सकते हो, 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो दिस इज अवर प्री एमआरएनए, है ना। और इसका जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है ज़्यादातर वो ए होता है या तो जी होता है। तो जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है वो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। देखिए ए है एंड यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है। और आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती है, आरएनए पॉलीमरेज करता है ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए पॉलीमरेज जो ट्रांसक्रिप्शन करता है तो वो हमेशा जो पहला न्यूक्लियोटाइड होता है वो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ही आके बाइंड कराता है। तो यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में पहला है एंड दिस इज अवर एटीपी, है ना। और यहाँ पे जीटीपी है। अब ये जीटीपी को एज अ कैप यूज़ किया जाएगा यहाँ पे कैपिंग करने के लिए। कैसे यूज़ किया जाएगा देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला एटीपी का ये बीटा है, ये अल्फा है एंड ये गामा फॉस्फेट है ना। अल्फा बीटा गामा 3 फॉस्फेट्स है यहाँ पे। तो अल्फा फॉस्फेट टूट के चला जाता है, बीटा गामा है एंड ये बीटा यहाँ पे अल्फा एंड बीटा के बीच में अटैक करता है, देख सकते हैं आप। तो ये जो जीटीपी है उसका बीटा एंड गामा चला जाता है। तो क्या क्या होता है, जो आरएनए है उसका जो एटीपी है फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, उसका अल्फा फॉस्फेट जाता है और जो कैप है उसका बीटा एंड गामा चला जाता है। यही पूरा प्रोसेस है ना। जो कैपिंग के लिए आता है, देखिए ध्यान से, मैं इसको एनलार्ज करके दिखा देती हूँ। देखिए ये हमारा आरएनए है, प्री एमआरएनए बोल सकते हैं। ये पहला न्यूक्लियोटाइड है, ये एक ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल है। ये कैपिंग के लिए मॉडिफाइड ग्वानाइन यहाँ पे रखा हुआ है। मॉडिफाइड ग्वानाइन से बीटा गामा चला जाएगा फॉस्फेट, और ये जो आरएनए है इसमें से अल्फा चला जाएगा। तो अल्फा यहाँ से जाएगा, यहाँ से बीटा गामा जाएगा, यहाँ पे अल्फा रह जाएगा और यहाँ पे बीटा गामा रह जाएगा। देख सकते हैं बीटा गामा रह गया, अल्फा चला गया, है ना। अल्फा चला गया और यहाँ पे अल्फा है, बीटा गामा चला जाएगा। कैसे जाएगा, क्योंकि यहाँ का अल्फा चला गया तो ये बीटा ने इस अल्फा पे अटैक किया, ये दोनों चला गया, दिख रहा होगा आपको, ये दोनों चला गया, इसका अल्फा रह गया, इसका बीटा गामा रह गया। तो यहाँ जुड़ गया, देखिए अल्फा बीटा गामा, देखिए अल्फा बीटा गामा। ये है हमारा ग्वानाइन, ये है हमारा आरएनए मॉलिक्यूल। तो ये आरएनए मॉलिक्यूल का क्या जाएगा, अल्फा, ग्वानाइन का क्या जाएगा, बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा एट द एंड रह जाएगा। ये अल्फा किसका है, कैप का, बीटा गामा किसका है, आरएनए का। और इन दोनों के बीच में जो लिंकेज होगा डेट विल बी 5 प्राइम लिंकेज। कैसे मैं डायग्राम करके बता दूंगी अभी आपको। और यहाँ पे कैप बन चुका है ऑलरेडी, और ये जो ग्वानाइन है उसको फिर मॉडिफाई कर दिया जाता है, 7th प्लेस में मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया जाता है, और जिसकी वजह से ये एक कैप, आप बोल सकते हैं कि ये जो आरएनए है दिस इज फॉर्म्ड आफ्टर कैपिंग। एंड कैपिंग का यहाँ पे पूरा फुल प्रोसेस है। 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप के आ जाता है हमारा क्या, तो हमारा 7th पोजीशन पे जो ग्वानाइन है उसका मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है, ये ग्वानाइन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इस तरह से कैपिंग होती है। अब यही कैपिंग है 5 प्राइम से 5 प्राइम लिंकेज की वजह से होता है। कैसे, अब चेक कर लेते हैं। देखिए ये हमारा शुगर है, ये ग्वानाइन है, ठीक है, और इसमें ट्राइफॉस्फेट है। रुकिए मैं अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ। शुगर, ग्वानाइन, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये ट्राइफॉस्फेट किस पोजीशन में है, 5th पोजीशन पे है, 5 प्राइम पोजीशन में है ना। अब यहाँ पे एटीपी जो है मैं उसको ड्रॉ कर रही हूँ, शुगर का आरएनए का एटीपी ए, ये भी तो यहाँ पे एटीपी होगा 5th पोजीशन में, ये भी 5 प्राइम पोजीशन में है। मैं ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ ड्रॉ की हूँ, इसको यहाँ ड्रॉ की हूँ, है ना। अब आपको पता है कि किसका अल्फा जाता है, एटीपी का अल्फा जाता है और इसका बीटा गामा जाता है। सॉरी, एक सेकेंड, इसका देखिए अल्फा बीटा गामा, हाँ सॉरी, एटीपी का
ये वाला फॉस्फेट जाता है, ठीक है ना। जीटीपी का ये टर्मिनल 2 फॉस्फेट जाते हैं। सो दिस इज अवर अल्फा, दिस इज अवर बीटा, दिस इज अवर गामा। तो जो कैपिंग के लिए आया है उसका कौन सा गया, बीटा एंड गामा चला गया, ठीक है। जो पेरेंट मॉलिक्यूल है जिसका कैप बनना जरूरी है उसका कौन सा जाएगा, अल्फा बीटा गामा, उसका गामा चला गया, डन। जैसे उसका गामा जाएगा कि ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा और इसका बीटा गामा को भगा देगा। अब क्या होगा, ये कैप अल्फा को लेके आएगा और यहाँ पे ऑलरेडी अल्फा बीटा है, तो ये वाला अल्फा को लेके आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी अल्फा बीटा है और यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो ये हुआ कि नहीं 5' लिंकेज, क्योंकि 5th प्राइम पोजीशन में है और यहाँ भी 5th प्राइम पोजीशन में है। तो 5' लिंकेज होने की वजह से जो कैप है वो आरएनए के जो ट्रांसक्रिप्ट है, ये आप बोल सकते हैं दिस इज अवर प्री एमआरएनए। तो इसको कैपिंग हो गई है, कैपिंग हुई है एंड दिस कैपिंग इज इन 5' लिंकेज। एंड यहाँ पे ये 5' क्यों हुआ है, क्योंकि ये वाला पोजीशन जो है कार्बन शुगर का ये 5th प्राइम है, यहाँ पे भी ये शुगर का 5' है और इन दोनों के बीच में ज्वाइनिंग हुई है 5' लिंकेज जिसको बोलेंगे, डन। और ये कैसे हुआ है, ये अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा चला गया, यहाँ पे गामा चला गया, बस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैपिंग का प्रोसेस। सबसे पहले कैपिंग होती है, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में स्प्लाइसिंग, ठीक है, देन टेलिंग, देन टर्मिनेशन। ये सारे प्रोसेस से पहले का मैंने सारा रिवाइज कर दिया है, अभी का हम रिवाइज कर रहे हैं। सो कैपिंग का रिवीजन हो चुका है। जिसको भी कोई डाउट होगा तो वो मुझे पूछ सकता है, आई विल क्लियर योर डाउट्स ऑल्सो इन टॉपिक में, ताकि कल को जब हम प्रैक्टिस करें तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये होता किस किस वजह से है, तो ग्वानाइल ट्रांसफरेज एक एंजाइम की वजह से, मिथाइल ट्रांसफरेज एंड आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज, तो इन एंजाइम्स की वजह से होता है। इनका रोल देख लेते हैं। ये 3 एंजाइम्स की वजह से कैपिंग होती है। सबसे पहले आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज, ये क्या करता है, आरएनए मॉलिक्यूल का ये जो ये है क्या है, ये ट्राइफॉस्फेट है ना एक, इसका ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल को तोड़ना है। सो दिस इज ड्यू टू आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज, डन। अब उसके बाद ग्वानाइल ट्रांसफरेज, ये वाला एंजाइम ये जीटीपी को लेके आया, डीजीटीपी को लेके आया इस प्रोसेस में, ठीक है। मिथाइल ट्रांसफरेज ने क्या किया, इसे मॉडिफाई करके मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया 7th पोजीशन में। सो ये 3 एंजाइम्स की वजह से कैपिंग होती है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। दिस कैपिंग ऑफ प्री एमआरएनए का ये फर्स्ट स्टेप है प्रोसेसिंग का। एंड आपको पता है ये सारी चीजें क्यों होती हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो है इट इज हैविंग अ सीटीडी, सी टर्मिनल टेल, एंड इसी टेल के ऊपर ये एंजाइम्स ट्रैवल करके आते हैं और जैसे कैपिंग के लिए सिग्नलिंग आती है कि कैपिंग के लिए ये एंजाइम्स उतर के एक एक उस टेल से कैप लगा देते हैं। कैप कैसे लगता है, तुरंत जैसे आरएनए बनता है कि तभी कैपिंग हो जाती है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टेलिंग। अब वो डायग्राम देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ये देखिए ये आरएनए पॉलीमरेज है, एंड ये आरएनए पॉलीमरेज का ये देखिए ये टेल है, ये वाला टेल। यूकैरियोट्स के केस में आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है, आपको पता होगा, जो कि एमआरएनए बनाता है। क्योंकि जो आरएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं ट्रांसक्रिप्शन के, मैंने उसका बोला था आप एक फॉर्मूला बना लेंगे, आरएमटी, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, 1 2 3 आरएनए पॉलीमरेज। RNA polymerase 1 helps in transcription and forms rRNA. RNA polymerase 2 forms mRNA. RNA polymerase 3 forms tRNA. So ये है RNA polymerase 2 का एंजाइम, यानी RNA polymerase 2 है। ये उसका टेल है, CTD टेल, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पहले पढ़ा चुकी हूँ मैं। एंड इसका फॉस्फोराइलेशन होना ज़रूरी है। यहाँ पे फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे होंगे। ये फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है तो ये इलॉन्गेशन फेज में एंटर नहीं करता है, ये इनिशिएशन में ही अटक के रह जाता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ ही रह जाता है। याद कीजिए, जैसे ये फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा कि ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल के इलॉन्गेशन में एंटर करेगा। जैसे ये इनिशिएशन करके इलॉन्गेशन में एंटर करेगा, आरएनए का छोटा सा मॉलिक्यूल जैसे बाहर आएगा कि उसमें कैप लगेगा सबसे पहले। और कैप कैसे लगेगा, जैसे ये फॉस्फोराइलेट होते जाएगा वैसे ही कैपिंग के एंजाइम्स ये काम करते जाएंगे। अब कैपिंग तो हो गई, अब क्या होगा नेक्स्ट, अब नेक्स्ट होगा टेलिंग।
टेल क्या होता है ये आपको पता है, ये आरएनए मॉलिक्यूल है प्री आरएनए, तो 5 प्राइम में तो कैप है, 3 प्राइम में टेल होता है पॉली ए का। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीटली देखते हैं। ये देखिए ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज 2 है, ये इलोंगेशन फेज में एंटर कर गया है और ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है कि डीएनए में ही एक सीक्वेंस होता है, उसको बोलते हैं पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस। सो ये डीएनए है, इससे जब आरएनए बनेगा तो आरएनए जैसे निकला, इसमें से छोटा सा आरएनए निकला, तुरंत उसको कैप पहना दिया गया। अब उसको कैप तो पहना दिया गया, अब ये बड़ा होते जाएगा, मतलब आरएनए लंबा होते जाएगा। जैसे आरएनए लंबा होते जाएगा कि जीन के एंड में एंड आ जाएगा, वो जीन का लास्ट पोर्शन पे रीच कर जाएगा आरएनए पॉलीमरेज 2। जैसे जीन का एंड पोर्शन आ जाएगा, मतलब क्या है कि और ट्रांसक्रिप्शन होना ज़रूरी, मतलब और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होना चाहिए, वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस भी रुक जाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस रुकने से पहले ही टेलिंग होगी, ये बात याद रखेंगे। यूकैरियोट्स के केस में पहले टेलिंग होती है, कैपिंग होती है, फिर स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। तो पहला प्रोसेस है कैपिंग, फिर स्प्लाइसिंग, फिर टेलिंग, फिर जाके टर्मिनेशन होगा। सो ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू करता रहेगा, जब तक टेलिंग नहीं होगा तब तक ट्रांसक्रिप्शन चलता रहेगा, टेलिंग के बाद ट्रांसक्रिप्शन रुकेगा। सो अगर जीन का एंड आ गया है तो जीन के एंड आने का मतलब है कि उसमें पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस होगा। तो पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस का मतलब है टेलिंग का सीक्वेंस सिग्नल। तो ये सिग्नल अगर आ गया, ये सीक्वेंस अगर डीएनए में आ गया और उसको क्रॉस करके अगर आरएनए पॉलीमरेज 2 आगे बढ़ गया, मतलब ये है कि अब टेल बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये सिग्नल ट्रांसक्राइब होके आरएनए में आ चुका है। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। जैसे ये आएगा कि 2 एंजाइम CSTF एंड CPSF, ये दोनों एंजाइम इसके टेल पे बैठे थे, वहाँ से कूद के आ जाएंगे कहाँ पे, ये सिग्नल जो इसने ट्रांसक्राइब किया आरएनए में उसके ऊपर। जैसे ये इसके ऊपर आ जाएंगे कि टेलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। टेलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले, टेलिंग का प्रोसेस जैसे स्टार्ट होगा कि टेलिंग का स्टार्ट होने के बाद तुरंत बाद टर्मिनेशन हो जाएगा। टर्मिनेशन थोड़ी देर में देखेंगे, अभी टेलिंग देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये टेल है आरएनए पॉलीमरेज 2 का, CSTF CPSF इस टेल से कूद के पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस में आ गए हैं, आरएनए में वो ट्रांसक्राइब हो गया ये सिग्नल सीक्वेंस। देखिए एंड ये बात याद रखेंगे, ये सीक्वेंस आ गया मतलब है कि जीन का एंड में पहुंच चुके हैं। जीन का एंड में पहुंच चुके हैं मतलब साइमल्टेनियसली 2 काम होना ज़रूरी है, टेलिंग टर्मिनेशन। डन। तो देखते हैं यहाँ पे CSTF आ गया। अभी CSTF का रोल है, CSTF क्या करेगा तो क्लीवेज कर देगा आरएनए का। आरएनए का क्लीवेज हुआ है, टर्मिनेशन नहीं हुआ है, ये बात ध्यान रखेंगे। टर्मिनेशन का मतलब हो गया कि आरएनए पॉलीमरेज 2 डीएनए से डिटैच होके गिर गया है। यहाँ पे टर्मिनेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो आरएनए हमारा बन रहा था वो टूटा है। आरएनए पॉलीमरेज 2 ऑलरेडी अभी भी ऊपर है डीएनए में और वो आगे बढ़ेगा, उसको रोका नहीं गया है। सो यहाँ पे देख सकते हैं CSTF जो है वो एक एंजाइम है विच हेल्प्स इन क्लीवेज। तो देखिए ये वाला एंजाइम जैसे ये सिग्नल सीक्वेंस, ये जो सिग्नल है इसका मतलब क्या है, टेलिंग होना है। टेलिंग होने का मतलब क्या है कि जीन एंड हो चुका है, मीनिंगफुल जीन। अब उसका मतलब क्या है कि आरएनए को पहले तोड़ो, उसमें टेल लगा के उसको रेडी करके न्यूक्लियस से एक्सपोर्ट कर दो साइटोप्लाज्म में ताकि ट्रांसलेशन हो सके। बट ये होने के साथ ही साथ में वो जो पॉलीमरेज है वो अभी गिरा नहीं है, वो कंटिन्यू कर रहा है, अभी भी आरएनए बना रहा है। तो वो ये सब होने के तुरंत बाद में या साथ ही में टर्मिनेशन को भी रोकना ज़रूरी है, मतलब टर्मिनेशन भी होना ज़रूरी है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन को भी रोकना ज़रूरी होगा, मतलब आरएनए पॉलीमरेज 2 को गिराना ज़रूरी है डीएनए से। सो अब देखते हैं एक एक करके पूरा प्रोसेस। CSTF ने क्या किया, जैसे ये सिग्नल सीक्वेंस बना कि वहाँ पे बाइंड कर दिया CPSF एंड CSTF। अब CSTF क्या करेगा तो CSTF वहाँ पे कट करेगा, उसके वहाँ पे उस एरिया में, मतलब जो सिग्नल सीक्वेंस है उसके ऊपर में कट करेगा। कट करने की वजह से आरएनए क्लीवेज हो जाएगा। CSTF का रोल चला गया, अब क्या बचा CPSF, है ना। अब CPSF आया, CPSF is the tailing enzyme, CSTF is the RNA cleavage enzyme, CSTF is the RNA cleavage enzyme, CPSF is the tailing enzyme। अब ये CPSF क्या करेगा तो CPSF helps to recruit the tailing enzyme which is poly A polymerase, second tailing enzyme। तो CPSF
जैसे वो सिग्नल सीक्वेंस से बाइंड करेगा, वो क्या करेगा, पॉली ए पॉलीमरेज को बाइंड करवा देगा 3 प्राइम एंड में, और पॉली ए पॉलीमरेज इज द सेकेंड टेलिंग एंजाइम। अब ये क्या करेगा, तो ये बहुत सारे एडेनाइन को ऐड कर देगा। ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में होगा, मतलब इसके लिए किसी टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत सारे एडेनाइन को ऐड करते जाएगा। जैसे ये ऐड होते जाएंगे कि नेक्स्ट एंजाइम आएगा पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, और ये पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेंगे, जैसे जैसे ए ऐड होते जाएगा वहाँ पे आके बाइंड करते जाएंगे। और जैसे 200 के आसपास एडेनाइन ऐड हो गए कि CPSF, देख सकते हैं CPSF इस शेप का है, वो छोड़ के चला गया इस रिएक्शन को, और पॉली ए पॉलीमरेज भी छोड़ के चला गया, और पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन वहाँ पे रह गया। ये वो सीक्वेंस है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक का टर्मिनेशन, ये जो आरएनए को जो तोड़ा गया था वो यहाँ तक था, इसके आगे का ये टेल है। सो दिस इज अवर टेलिंग प्रोसेस। टेलिंग प्रोसेस के लिए क्या क्या ज़रूरी है, सबसे पहले ज़रूरी है CSTF विच इज़ RNA क्लीवेज एंजाइम, है ना। सेकेंड CPSF which is the first tailing enzyme. It recruits poly A polymerase. This recruits poly A binding protein. ठीक है, which can be called as, this is PAP, this can be called as PABP, ठीक है। एंड ये सारे एंजाइम्स, ये चारों एंजाइम्स विल अंडरगो टेलिंग प्रोसेस या विल हेल्प इन टेलिंग प्रोसेस ऑफ द RNA। अभी तक टर्मिनेशन नहीं हुआ है, अभी तक सिर्फ टेलिंग हुई है। स्प्लाइसिंग हो चुका है, कैपिंग हो गया है, स्प्लाइसिंग हो गया है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे बाद में, और थोड़ा सा जो कल रह गया था वहाँ से आगे बढ़ाएंगे। तो कैपिंग हो गई है, स्प्लाइसिंग हो गई है, अभी टेलिंग हुई है। अब मैं आपको बताऊँगी टर्मिनेशन कैसे होगा। सो लेट्स लुक एट द टर्मिनेशन प्रोसेस। यहाँ पे टर्मिनेशन हो रहा है, देखते हैं। ये देखिए, ये RNA पॉलीमरेज 2 है। ये यहाँ पे 2 मॉडल है टर्मिनेशन का, ठीक है। इसको बोलते हैं टॉर्पेडो मॉडल विच इज़ एक्सेप्टेड, एंड इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक मॉडल विच इज़ नाउ नॉट एक्सेप्टेड दैट मच। तो टॉर्पेडो मॉडल ऑफ टर्मिनेशन और ट्रांसक्रिप्शन इज एक्सेप्टेड। ये दोनों मॉडल को मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए यहाँ पे, ये हमारा DNA मॉलिक्यूल है, ये RNA मॉलिक्यूल है, RNA पॉलीमरेज 2 है, ये उसका CTD टेल है, ठीक है। देखिए, जैसे ये देखिए, ये इनिशिएशन यहाँ से हुआ होगा। एक बार और देख लेते हैं, ध्यान से देखिए इनिशिएशन कहाँ से हुआ होगा, ये चेक करते हैं। ये इनिशिएशन है, ये इनिशिएशन में टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का पूरा बंडल होगा। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दिया है आपको पहले ही, मेरे प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। वहाँ से RNA पॉलीमरेज 2 बाहर आने के लिए, इलॉन्गेशन फेज में एंटर करने के लिए उसका जो CTD है उसका फॉस्फोराइलेशन होना ज़रूरी है। देखिए फॉस्फोराइलेशन हुआ, ठीक है। इलॉन्गेशन फेज में एंटर कर गया, RNA छोटा सा बन चुका है, कैप बन गया है। कैप जैसे बन जाएगा कि स्प्लाइसिंग होगी, स्प्लाइसिंग हो रही है, ये बन रहा है और स्प्लाइसिंग हो रही है। जैसे जैसे बन रहा है वैसे स्प्लाइसिंग चलती जा रही है, ये प्रोसेस आगे बढ़ गया, ठीक है। जैसे ये आगे बढ़ते जा रहा है कि यहाँ पे DNA में पॉली ए सीक्वेंस, सिग्नल सीक्वेंस आ गया। मैंने आपको बोला था पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस DNA में होता है, वही कोड होके RNA में आता है, यहाँ पे देखिए। और वो आ गया, मतलब कि टेलिंग होना ज़रूरी है, क्लीवेज होना ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे उसको क्रॉस किया RNA पॉलीमरेज ने, RNA पॉलीमरेज 2 ने, RNA में वो आ गया कि क्या हो गया, क्या आ गया होगा, CSTF। पीछे वाला डायग्राम याद कीजिए, CSTF आ गया होगा, उसने क्लीवेज कर दिया। देखिए ये RNA पॉलीमरेज 2 से गिर गया RNA मॉलिक्यूल, देखिए। लेकिन RNA पॉलीमरेज 2 अभी भी आगे बढ़ रहा है, देखिए। लेकिन ये जो है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये टूट के नीचे गिर गया CSTF की वजह से। फिर कौन आएगा, CPSF के बाद कौन आएगा, पॉलीमरेज आएगा। फिर कौन आएगा, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन आएगा। ये सारे टेलिंग कर देंगे। देखिए यहाँ पे टेलिंग हो गया, डन, ये RNA बन गया। अब ये न्यूक्लियस से बाहर चला जाएगा, ट्रांसलेशन होगा। लेकिन वो DNA में अभी भी RNA पॉलीमरेज 2 पकड़ा हुआ है उसको, और वो आगे बढ़ रहा है। मतलब क्या है, फिर से वो यहाँ से इस प्रोसेस, यहाँ से ये देखिए ना, ये वाला सीक्वेंस के जस्ट आगे ही यहीं पे कट होके गिर गया है। अब यहाँ से वो नया RNA बनाना शुरू किया उसने। लेकिन क्योंकि RNA तो बना रहा है वो, लेकिन उस RNA की कैपिंग के एंजाइम्स ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं, क्योंकि वो टेल पे बैठे थे।
अब यहाँ पे टेल पे कोई भी एंजाइम बैठा ही नहीं है, तो क्या होगा, कैपिंग नहीं हो पाएगी। कैपिंग नहीं होगी तो वो जो नया आरएनए बन रहा है वो अनकैप्ड होगा। अनकैप्ड होने की वजह से वो आरएनए बन के बाहर निकल रहा है। देखिए ये आरएनए बाहर तो निकल रहा है, लेकिन इसे ये जो आरएनए बन रहा है, इस आरएनए का ये जो हमारा मीनिंगफुल आरएनए है उसके साथ कंफ्यूज ना हो, इसके लिए इस आरएनए को अनकैप्ड रखा गया है। एंड दिस विल बी डाइजेस्टेड बाय अ आरएनएज मॉलिक्यूल। सो ये आरएनएज मॉलिक्यूल जो है दैट इज RAT1 इन केस ऑफ ईस्ट, इन केस ऑफ ह्यूमंस इट इज HXRN2। एक सेकेंड, शायद चार्ज खत्म हो गया। सो इन केस ऑफ जो आरएनएज, ये क्या है, मैंने क्या बोला, जो सेकेंड आरएनए मॉलिक्यूल बन रहा है जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि टर्मिनेशन नहीं हुआ है, वो दैट विल बी सब्जेक्टेड टू वन आरएनएज मॉलिक्यूल। इन केस ऑफ ईस्ट इट इज RAT1, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स इट इज HXRN2। ये देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे देखिए। अब ये क्या करेगा, देखिए ये कट करेगा आरएनए को, खा जाएगा, एंड खाने के बाद में ये आरएनए पॉलीमरेज 2 को धक्का दे देगा, उसको खींच लेगा, उसमें से आरएनए को खींच लेगा। देखिए खा के ये आरएनए को उसमें से खींच लेगा, इसका ग्रिप इस पे से टूट जाएगा, वो हट जाएगा। दिस इज टॉर्पेडो मॉडल, एक्सेप्टेड। दिस इज एलोस्टेरिक मॉडल। यहाँ पे देखिए जैसे ये कैपिंग हो जाए, कैपिंग हुई, टेलिंग हुई, दूसरा एंजाइम आरएनए बन गया, ये आरएनए अपने आप ही इसमें से निकल जाएगा। जैसे ये निकल जाएगा कि इसका ग्रिप टूट जाएगा, ये इसको छोड़ के चला जाएगा। तो इससे बेटर ये वाला एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छा है, जो भी इवेंट्स हैं होते हैं उसके हिसाब से। सो दिस मॉडल ऑफ टर्मिनेशन इज मोर एक्सेप्टेड। डन, ये हो गया हमारा प्रोकैरियोट्स, सॉरी यूकैरियोट का कैपिंग, टेलिंग, टर्मिनेशन। स्प्लाइसिंग की बारी है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने प्रोकैरियोट का भी एक दो चीज़ रखा है। प्रोकैरियोट का टर्मिनेशन के बारे में मैंने यहाँ भी बात की है। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया भी है, दैट इज रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट। यहाँ पे रो इंडिपेंडेंट वाला मैंने रखा है। रो डिपेंडेंट तो बहुत इजी था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ये डीएनए है, इसमें से अगर आरएनए निकल रहा है तो इस आरएनए में रट साइट जैसे बन जाएगा। रट साइट ये भी एक स्पेशल सीक्वेंस है, जैसे वो ट्रांसक्राइब होकर आरएनए में आ जाएगा कि रो नाम का हेलिकेस वो इस आरएनए में एंटर करेगा धीरे, और ये आरएनए क्या होगा, डीएनए के साथ में थोड़ा तो बॉन्डिंग करके रखेगा, थोड़ा दूर वो ऐसे गोल गोल घूम के एंटर करेगा। ये अगर डीएनए है, इसमें से आरएनए निकल रहा है, ठीक है। तो ये तो मेरा इतना पोर्शन को सोचिए कि आरएनए जो बाहर है और इतने पोर्शन का आरएनए इसके साथ में बॉन्डेड है। अब क्या होगा, जैसे रट साइड बन जाएगा कि ये जो आरएनए है इसमें वो हेलिकेज जो है, जो रिंग शेप हेलिकेज होता है, रो इज ए रिंग शेप हेलिकेज, जैसा नॉर्मल हेलिकेज होता है वैसे ही। अब वो इसके अंदर एंटर करेगा, गोल गोल घूम के इस आरएनए को क्रॉस करके यहाँ पे जो बॉन्डेड एरिया है उसको क्रॉस करके आगे बढ़ेगा, आरएनए मॉलिक्यूल टूट जाएगा, गिर जाएगा। तो ये तो है रो डिपेंडेंट। रो इंडिपेंडेंट का यहाँ पे फोटो यहाँ पे है, डायग्राम देख सकते हैं। रो इंडिपेंडेंट में क्या होता है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है कि जो आरएनए मॉलिक्यूल होता है वो एक हेयरपिन का लूप ले लेता है, ये हेयरपिन का स्ट्रक्चर ले लेता है, जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस या आप बोल सकते हैं एक प्रेशर बनता है, और ये आरएनए मॉलिक्यूल डीएनए से टूट के चला जाता है। वही सेम है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। सो ये है टर्मिनेशन। मैंने थोड़ा सा याद कराने के लिए, को रिलेट करने के लिए टर्मिनेशन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट को एक साथ रख दिया था, ताकि मैं थोड़ा अगर बात कर लूँगी तो आपको याद आ जाएगा कि प्रोकैरियोट में रो डिपेंडेंट, रो इंडिपेंडेंट है, और यूकैरियोट में टेलिंग के बाद टर्मिनेशन होता है। और टर्मिनेशन टॉर्पेडो मॉडल, एलोस्टेरिक मॉडल की वजह से होता है। टॉर्पेडो मॉडल एक्सेप्टेड है, एलोस्टेरिक से बेटर है टॉर्पेडो मॉडल। तो ये ओवरऑल आइडिया था यहाँ तक का। और ये रो डिपेंडेंट, रो इंडिपेंडेंट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, सो मैं आगे बढ़ जाती हूँ। अब आते हैं हम लोग स्प्लाइसिंग के ऊपर। स्प्लाइसिंग ऑलरेडी मैं कल भी रिवाइज कराई थी, पढ़ाई थी फिर से, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूँगी, आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ देखिए ये एक्सॉन्स हैं। इंट्रॉन क्यों होगा मैंने आपको बताया। ये भी याद रखें कि एक्सॉन्स जो होते हैं दे आर शॉर्टर दैन इंट्रॉन्स। तो देखिए यहाँ पे इंट्रॉन्स है, ये इंट्रॉन्स का स्प्लाइसिंग होके देखिए एक्सॉन्स एक दूसरे से जुड़ गए हैं। ये नॉर्मल स्प्लाइसिंग है। यही अगर ऑल्टरनेटिव फॉर्म में होगा तो बहुत सारे टाइप के हमें प्री एमआरएनए मिलेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 नॉर्मल है। अब मैं एक और बना लेती हूँ 1 2 3, ठीक है, 1 3 4, ठीक है, 1 4 1 3 1 2
देन 2-3, 2-4, इस तरह से कितने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अगर ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होगा तो। इसलिए इंट्रॉन्स होने से फ़ायदे होते हैं, जैसे कि ये इंट्रॉन यहाँ से शुरू होगा, इसका स्प्लाइसिंग यहाँ कट करेगा, यहाँ कट करेगा, हट जाएगा, लेकिन ये यहाँ ना कट करके ये यहाँ कट करेगा तो क्या होगा, 2 भी चला जाएगा, सेकेंड एक्सॉन भी चला जाएगा। वो वहाँ ना कट करके अगर उसने यहाँ कट किया तो क्या होगा, एक्सॉन 2 और एक्सॉन 3 चला जाएगा। अगर इसने यहाँ ना कट करके यहाँ कट किया तो एक्सॉन 2, एक्सॉन 3, एक्सॉन 4 भी चला जाएगा। इस तरह से अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग अगर होगा तो बहुत सारे टाइप के प्री एमआरएनए मॉलिक्यूल्स हमको मिलेंगे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक नॉर्मल है 1, 2, 3, 4, वो कितने भी कॉम्बिनेशंस में मिल सकते हैं। सो ये एक स्प्लाइसिंग इंट्रॉन होने का फ़ायदा है, ठीक है। और इंट्रॉन्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये स्ट्रक्चर है इंट्रॉन का ये देखिए, ये एक इंट्रॉन है तो ये इंट्रॉन का 5' स्प्लाइस साइट है, ये इंट्रॉन का 3' स्प्लाइस साइट है, ये इंट्रॉन का ब्रांच पॉइंट है, ब्रांच साइट है, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, और यहाँ पे 5' स्प्लाइस साइट, ये देखिए 3' स्प्लाइस साइट, ये ब्रांच साइट। इसमें कंजर्व्ड सीक्वेंस है तो यहाँ पे देखिए GU होना ज़रूरी है, यहाँ पे AG होना ज़रूरी है, और ब्रांच पॉइंट पे A होना ज़रूरी है। तो ये एक सीक्वेंस होना ज़रूरी है इंट्रॉन का, क्योंकि यहाँ पे स्प्लाइसियोसोम्स की वजह से होता है स्प्लाइसिंग। कल हमने देखा था कुछ इंट्रॉन्स होते हैं जो खुद ही अपने आप को काट के हटा लेते हैं विदाउट द यूज ऑफ स्प्लाइसियोसोम्स। दीज इंट्रॉन्स आर कॉल्ड एज सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स। मैं कल अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, कल की क्लास को आप देख लेंगे। सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स में स्प्लाइसियोसोम्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है, एंड देयर जैसे कि इस इंट्रॉन में सिर्फ GU, A और AG का होना ज़रूरी है कंजर्व सीक्वेंस, लेकिन जो सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स होते हैं उनके केस में उसका पूरा सीक्वेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसका पूरा सीक्वेंस अगर नहीं होगा तो वो खुद को काट के नहीं हटा पाएंगे। एंड मैंने सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स का ग्रुप 2 एंड ग्रुप 1 का पूरा डिटेल डिस्कशन किया है कल की क्लास को आप एक बार देख लेंगे। सो केमिस्ट्री ऑफ स्प्लाइसिंग में पूरा हमने ये देखिए, ये पूरा स्प्लाइसिंग का ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ये सारी चीज़ें मैंने कल ही बताई हैं। स्प्लाइसिंग होता है स्प्लाइसियोसोम्स की वजह से। स्प्लाइसियोसोम्स क्या होता है, दीज आर मेड अप ऑफ SN RNA एंड SN प्रोटीन। ये सारा चीज़ कल ही मैंने समझाया है बहुत अच्छे से, कल की क्लास में ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। सो स्प्लाइसिंग में यहाँ पे मैं ये वाले प्रोसेस को एक बार बोल देती हूँ, फिर आगे बढ़ जाएंगे ग्रुप 1 ग्रुप 2 इंट्रॉन के ऊपर जो कल पढ़ाया था। सो ये 5' स्प्लाइस साइट है, ये 3' स्प्लाइस साइट है, ब्रांच पॉइंट है। स्प्लाइसियोसोम्स मैंने आपको बताया कल ही, U1, U2, U4, U6, U5 ये 5 होते हैं। U3 नहीं होता है, तो यहाँ पे पहले U1 आएगा, 5' स्प्लाइस से बाइंड करेगा। स्प्लाइसियोसोम्स क्या है, यही वो एंजाइम्स हैं, आप बोल सकते हो स्प्लाइसियोसोम्स ही, ऐसा बोल सकते हो वो एंजाइम का पूरा बंडल है जिनमें RNA और प्रोटीन होते हैं। तो जैसे कि राइबोसोम क्या होता है, RNA और प्रोटीन से बनते हैं, वैसे स्प्लाइसियोसोम्स ऐसे एंजाइम्स हैं जो RNA और प्रोटीन से बनते हैं, लेकिन ये RNA और प्रोटीन राइबोसोम के RNA और प्रोटीन से अलग है। तो स्प्लाइसियोसोम्स एक एक ऑर्डर करके आते हैं एंड पूरा प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। स्प्लाइसियोसोम्स के रहने की वजह से ही स्प्लाइसिंग होती है। तो स्प्लाइसियोसोम्स का पूरा लिस्ट है U1, U2, U4, U6, U5। तो U1 पहले आएगा और U1 बाइंड करेगा 5' स्प्लाइस साइट में, देखिए ठीक है। ब्रांच पॉइंट पे बाइंड करेगा ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। उसके बगल में, ये ब्रांच पॉइंट के बगल में एक पॉलीपाइरिमिडीन ट्रैक है, मतलब बहुत सारे पायरिमिडीन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एक साथ बिछे होंगे और उनसे बाइंड करेगा U2AF जो कि एक प्रोटीन है, BBP भी है एक प्रोटीन है, लेकिन ये दोनों प्रोटीन्स अलग हैं स्प्लाइसियोसोम्स से। स्प्लाइसियोसोम्स में RNA और प्रोटीन का मिक्सचर है, लेकिन BBP और U2AF सिर्फ प्रोटीन से बना है, ठीक है। आई होप सबको क्लियर है। किसी को अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे सेक्शन में पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप देखते हैं आगे, तो U1 यहाँ पे 5' ब्रांच पॉइंट पे बाइंड किया, 5' स्प्लाइस साइट पे बाइंड किया, और BBP यहाँ बाइंड किया, U2AF यहाँ बाइंड किया। अब कौन आएगा, तो BBP हट जाएगा, U2 आएगा। U2AF का एम ही है, मतलब U2AF यहाँ पे बाइंड ही किया है ताकि U2 आके बाइंड कर सके, ठीक है। तो BBP हट गया, U2 आके बाइंड कर गया, U1 यहाँ है, U2 आया BBP की जगह पे। उसके बाद में U4, U6, U5 आ गए, ट्राई SN RNP का कॉम्प्लेक्स आया, कल मैं अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ ये चीज़ को। U2AF हट जाएगा। अब यहाँ पे सारे स्प्लाइसियोसोम्स हैं, U1 है, U2 है,
U4 है, U6 है, U5 है, सारे हैं, ये सारे मिलके स्प्लाइसिंग करेंगे। U1 पहले हटेगा इनमें से, फिर U4 हटेगा, स्प्लाइसिंग होने की वजह से इंट्रॉन निकल जाएगा, दोनों एक्सॉन्स जुड़ जाएंगे। पूरा डिटेल प्रोसेस कल मैंने समझाया। इफ़ यू वांट टू मेक दिस क्लियर यू कैन गो थ्रू दैट टॉपिक which was explained very elaborately in the last class. सो लेट्स प्रोसीड। ये चीज़ें हो चुकी हैं ऑलरेडी, ये सारा चीज़ एक्सप्लेनेशन है, जो मैंने पढ़ा है उसी का एक्सप्लेनेशन है। U2AF क्या है वो थोड़ा सा है। अब सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। ऐसे भी कुछ इंट्रॉन्स होते हैं जो खुद को हटाते हैं खुद ही। ये देखिए यहाँ पे जो इंट्रॉन है उसको हटाने के लिए स्प्लाइसियोसोम का पूरा लिस्ट आया है, लेकिन यहाँ देखिए कुछ ऐसे भी इंट्रॉन्स होते हैं जो खुद को काट के हटाते हैं विदाउट द नीड ऑफ स्प्लाइसियोसोम्स। तो ग्रुप 2 सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन एंड ग्रुप 1 सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन, इसे प्लीज़ पढ़ लेंगे। कल के क्लास में मैंने डिटेल में समझाया है, इसमें से क्वेश्चन आता है, आने के चांसेस हैं। इन दोनों में डिफरेंसेस मैंने ऑलरेडी बताए थे, परसों भी बताया था, कल भी बताया था। तो आप कल की क्लास देख लेंगे तो ये पूरा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन आता है। एंड कल जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें भी मैं इसमें से क्वेश्चन डालूंगी, तो कल की क्लास को प्लीज़ अच्छे से देख लेंगे। ये मैंने कल ही पढ़ाया है तो इसे ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 2 इंट्रॉन के बारे में, ग्रुप 1 इंट्रॉन के बारे में, दीज आर सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स। क्यों सेल्फ स्प्लाइसिंग है, बैक स्प्लाइसिंग कैसे रुकेगा। एंड ये जो इंट्रॉन्स है दीज आर नॉट एंजाइम्स बट दीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एंजाइम्स, राइबोजाइम्स। कैसे होगा वो सारी चीज़ें कल मैंने बताई थी। फिर टर्नओवर नंबर क्या होता है एंजाइम का, क्योंकि जो इंट्रॉन्स है उसका टर्नओवर नंबर था 1, जिसकी वजह से उसे एंजाइम कंसिडर नहीं किया गया था, तो मैंने टर्नओवर नंबर को भी कल पढ़ाया था। अब आते हैं वेरिएंट्स ऑफ स्प्लाइसिंग में, ये भी मैं कल पढ़ा चुकी हूँ। वेरिएंट्स ऑफ स्प्लाइसिंग में सबसे पहले ट्रांसप्लाइसिंग, ये नहीं कल पढ़ाई थी, ये अभी दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे ट्रांसप्लाइसिंग का मतलब होता है एक mRNA और दूसरे mRNA के एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाए। ये एक प्री mRNA है, ये दूसरा प्री mRNA है। दिस इज एक्सॉन 1 इंट्रॉन, एक्सॉन 2, एक्सॉन 1 एक्सॉन 2, ठीक है, 1 2 1 2 इंट्रॉन। यहाँ देख सकते हैं एक्सॉन 1 ये एक RNA है, RNA 1, ये RNA 2 है। RNA 2 का 5 प्राइम एंड यहाँ है, RNA 1 का 3 प्राइम एंड यहाँ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो एडेनाइन है ये अटैक करेगा इस, रुके मैं डिलीट करके फिर से दिखाती हूँ। इतना याद रखेंगे, ट्रांसप्लाइसिंग में दो अलग अलग mRNA का एक्सॉन्स जुड़ता है। सिस स्प्लाइसिंग जो अभी हमने पढ़े वो है। सिस स्प्लाइसिंग क्या हो गया, एक ही mRNA का, ये mRNA है हमारा एक्सॉन 1 इंट्रॉन, एक्सॉन 2 इंट्रॉन, एक्सॉन 3 इंट्रॉन। तो यहाँ पे एक्सॉन्स को काट के, सॉरी इंट्रॉन्स को काट के एक्सॉन्स को जोड़ दिया। दिस इज अवर सिस स्प्लाइसिंग। ट्रांसप्लाइसिंग में क्या होता है, दो अलग अलग RNA का जुड़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं RNA 1 RNA 2, यहाँ पे देखिए ये एडेनाइन है, ब्रांच पॉइंट है। लेट्स सपोज ये RNA 1 है, ये RNA 2 है। एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन, वैसे ही यहाँ पे, ठीक है। तो ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ठीक है। लेट्स सपोज इस इंट्रॉन का ये वाला ब्रांच पॉइंट है एडेनाइन, ये अटैक करेगा लेट्स सपोज यहाँ पे, और ये अटैक करेगा लेट्स सपोज यहाँ पे। आई होप समझ में आ रहा है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, इंट्रॉन का ब्रांच पॉइंट यहाँ है, ये यहाँ अटैक करता है और ये यहाँ अटैक करता है, इस वजह से ये इंट्रॉन कट के हट जाता है बीच में से, ठीक है। यहाँ पे वही हो रहा है, देखिए दो अलग अलग RNA का, यहाँ पे जो ब्रांच पॉइंट है A, उसने यहाँ पे अटैक किया लेट्स सपोज इंट्रॉन का 5 प्राइम स्प्लाइस साइड पे, उसने लेट्स सपोज यहाँ अटैक किया। इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, ये बीच के सारी चीज़ें कट के हट जाएंगी और क्या जुड़ जाएगा, ये वाला जुड़ जाएगा, ये वाला जुड़ जाएगा और ये वाला जुड़ जाएगा, ये वाला जुड़ जाएगा। बीच का ये पूरा पोर्शन कट के हट जाएगा, ये पूरा कट के हट जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मुझे फिर से पूछिए, मैं बता दूंगा। ये सब कट के हट जाएगा, है ना, वही यहाँ पे हो रहा है। देखते हैं, ये देखिए एडेनाइन है, इसने अटैक किया यहाँ पे, इसने अटैक किया यहाँ पे, एक्सॉन 1 एक्सॉन 2 जुड़ गए एक दूसरे से। देखिए ये है ट्रांसप्लाइसिंग, ये भी एक नॉर्मल स्प्लाइसिंग का वेरिएशन है ना। यहाँ अल्टरनेट स्प्लाइसिंग देख सकते हैं, ये एक नॉर्मल RNA है,
एक्सॉन 1 2 3 4 5 ये इंट्रॉन्स हैं, ये सारे इंट्रॉन्स हैं, ठीक है। 1 2 3 5 4 वाला इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे। नॉर्मल क्या होना चाहिए था एक्सॉन्स 1 2 3 4 5, ये नॉर्मल है, लेकिन ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग बनने की वजह से, होने की वजह से देखिए यहाँ पे दो तरह का बन रहा है, 1 2 3 5 1 2 4 5। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। 1 2 4 5 कैसे बनेगा, 1 2 4 5 3 बीच में से उड़ जाएगा, कैसे देख लेते हैं एक बार। ये जो 1 2 ये जो इंट्रॉन है और ये जो इंट्रॉन है, ये दोनों मिलके हटेंगे, कैसे देख सकते हैं यहाँ पे। इसका जो ब्रांच पॉइंट है ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक कर देगा। आई होप समझ में आ रहा है, मैं ऑलरेडी ये सब पढ़ा चुकी हूँ। रुकिए मैं फिर से एनलार्ज करके बताती हूँ। 1 2 4 5 जुड़ेगा, 3 उड़ जाएगा, कैसे, ये 3 के आसपास के इंट्रॉन्स को देखेंगे। ये जो इंट्रॉन है उसका जो ब्रांच पॉइंट है वो अटैक करेगा यहाँ पे, मेरे इस कर्सर को देखिए, और ये अटैक करेगा यहाँ पे, है ना। रुकिए मैं फिर से ड्रॉ करके देखती हूँ। ये यहाँ अटैक करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ, है ना। देखिए हो गया, उड़ गया, 3 उड़ गया, थर्ड एक्सॉन भी उड़ गया, ये वाला इंट्रॉन भी उड़ गया, ये वाला इंट्रॉन भी उड़ गया, है ना। अब यहाँ पे 4 उड़ गया है, यहाँ पे 1 2 3 5 है, 4 नहीं है, कैसे करेंगे देखते हैं। 4 अगर नहीं है तो उसके दो बगल के इंट्रॉन्स को चेक करेंगे। इसका ब्रांच पॉइंट यहाँ अटैक करेगा और ये वाली चीज यहाँ अटैक करेगी, ये पूरा उठ के चला जाएगा। 1 2 3 5 यहाँ पे हो गया। समझ में आ गया आपको ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग क्या होता है। तो ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग भी एक नॉर्मल स्प्लाइसिंग का क्या है, तो वेरिएशन है, वेरिएंट है। देखते हैं यहाँ पे बहुत कुछ एक ही साथ दिखाया गया है, मैं आपको एक साथ दिखाती हूँ। रुकिए देखिए यहाँ पे एक्सॉन 1 2 3 इंट्रॉन 1 2 ट्रांसक्रिप्शन हो गया डीएनए से। अब यहाँ पे स्प्लाइसिंग हो रही है बहुत सारे तरह की। देखिए नॉर्मल होने से क्या होगा 1 2 3, ठीक है। एक्सॉन स्किपिंग, यहाँ पे एक्सॉन उड़ के चला गया, कौन सा एक्सॉन, सेकेंड वाला एक्सॉन, तो क्या होगा 1 3 एक्सॉन स्किप्ड, ठीक है। एक्सॉन एक्सटेंडेड, एक्सॉन एक्सटेंडेड में क्या होगा, देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, लेकिन इंट्रॉन का छोटा सा पार्ट रिटेन कर गया, इसको बोलते हैं एक्सॉन एक्सटेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंट्रॉन रिटेन हो गया, अच्छा सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेकेंड वाला जो एक्सॉन है उसका लेंथ थोड़ा, जो सेकेंड वाला एक्सॉन है और जो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला इंट्रॉन जो है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला जो इंट्रॉन है उसका छोटा सा पार्ट रिटेन किया है, यहाँ पे ये वाले इंट्रॉन का फुल पार्ट रिटेन किया है, इंट्रॉन रिटेन, यहाँ पे एक्सॉन एक्सटेंडेड। अब यहाँ पे देखिए ऑल्टरनेटिव एक्सॉन्स, मतलब ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। तो इस तरह से अलग अलग तरह के स्प्लाइसिंग का मैकेनिज्म हो सकता है। तो ये इस तरह से नॉर्मल स्प्लाइसिंग, जिसको हम सिस स्प्लाइसिंग कहते हैं, उसके भी वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं। ट्रांस स्प्लाइसिंग, ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भी एक तरीका है, यहाँ पे देख सकते हैं एक्सॉन स्किपिंग हो रहा है, यहाँ पे एक्सॉन स्किप कर गया, यहाँ पे एक्सॉन एक्सटेंड हो गया, यहाँ पे इंट्रॉन एक्सटेंड हो गया, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव एक्सॉन्स हो गए। तो ये भी एक तरीका है। तो इस तरीके से पूरा ट्रांसक्रिप्शन का मैंने सारा प्रोसेस प्रोकैरियोट यूकैरियोट पूरा पढ़ाया है। सबका रिवीजन भी हो चुका है, प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए हो चुका है, कैपिंग, टेलिंग, टर्मिनेशन, स्प्लाइसिंग भी आज मैंने कंप्लीट करा दिया। एंड कल वी विल सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट एंड स्प्लाइसिंग। एंड कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी यूट्यूब पे भी, एंड उसी को ही हम ऐप पे लेंगे परसों पोल के फॉर्म में। सो आप कल की क्लास में ये चीज़ें, फरहान विल यू कंटिन्यू एनिमल बिहेवियर इन ऐप। यस बेटा, ऐप पे मैंने एनिमल बिहेवियर का 2 टॉपिक कंप्लीट करा है, 2 या 3 शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं एक एक करके, जब भी फेस्टिवल होगा, वीकली फेस्टिवल होता है, ये भी वेडनेसडे को मैं फिर से एक टॉपिक पढ़ाऊंगी ऐप पे, ठीक है। तो एनिमल बिहेवियर का पूरा सिलेबस मेरे पास है, एक अच्छी बुक भी है जिससे मैं पढ़ती हूँ, वो बुक से मैं पढ़ाऊंगी आपको, जो आपको हेल्पफुल होगा। अभी तक मैंने जो पढ़ाया वो रिसेंट ईयर के, जो 2020 और 19 के क्वेश्चंस के बेसिस पे मैंने पढ़ाया था। आप वो क्लास अगर कर लेंगे मेरी, तो फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा पाऊंगी बिहेवियर का, एंड आई विल टीच बिहेवियर स्टेप बाय स्टेप ऑन ऐप ऑल्सो।
सो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हुआ आज, प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए कंप्लीट हो गया, कल प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगा एंड इसके बाद बचा क्या, ट्रांसलेशन में एंटर करेंगे परसों से। सो अब हम ट्रांसलेशन को कंटिन्यू करेंगे यूट्यूब में। एंड ऐप पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर हो रहा है एंड वेडनेसडे को मेरी ऐप पे बहुत सारी अच्छी क्लासेस होने वाली है। आप मेरा कोड यूज़ करके वहाँ पे इस क्लास को अटेंड करने आ सकते हैं। शेल K10 कोड यूज़ करेंगे। मैं एक क्लास में आपको वहाँ पे CSI नेट, UGC नेट, सेट, ICMR, बार्क, गेट, ये सब में डिफरेंस क्या है, इनके फेलोशिप की अमाउंट कितनी है, कैसे इनके बारे में प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सब के बारे में बात करूँगी वेडनेसडे को एक क्लास में पोल करूँगी, इसी का ही प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 आवर में जो कंप्लीट हो सके वो करेंगे। फिर एक क्लास में एनिमल बिहेवियर का एक टॉपिक करेंगे। फरहान इन बोथ यूट्यूब एंड ऐप, थैंक यू सो मच फरहान। तो इस तरह से आप अगर पढ़ेंगे तो सारा चीज़ आपका क्लियर होते जाएगा, डोंट वरी। क्योंकि हम क्या करते हैं, मैं आपको वॉटसन एंड लेनिंजर या ऐसी बुक से पूरा वर्ड बाय वर्ड कोई भी चीज़ शायद ही छूटती है मेरी, जो कि यूट्यूब पे और ऐप पे कंप्लीट ना हो, कवर ना हो। और प्रैक्टिस करा देने से क्या होता है, एट द एंड आपका वो चीज़ पक्का हो जाता है एंड आप खुद देखेंगे कि उसके बाद जब भी कोई सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा। ठीक है, सो ये इस तरह से हमने कंप्लीट कर दी ये टॉपिक। कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होगा। सो आई रिकमेंड कि आप पूरा ये सीरीज़ को पढ़ लें अच्छे से और या देख लें अच्छे से मेरी क्लासेस को, और कल की क्लास में अटेंड करें कल की क्लास, ताकि आपको पता चले आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है। एंड ऐप पे बेस्ट 1 आवर में जो कंप्लीट हो सकता है 5 से 10 क्वेश्चंस, वो प्रैक्टिस करेंगे पोल के फॉर्मेट में। ठीक है, थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। कल की क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद ट्रांसलेशन फ्रेश बिगनिंग होगी ट्रांसलेशन की। ठीक है, थैंक यू ऑल, थैंक